जय हिंद गाइस। नाउ वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अब हम लोग मल्टीपल इंटीग्रल की बात शुरू करने जा रहे हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आईआईटी जैम की बात होती है, फार हो, एमबीएचएम हो, गेट में हो, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। और वैसे एकेडमिक में तो ऑलरेडी है ही है। शायद ही ऐसी कोई इंडिया की यूनिवर्सिटी हो जिसके ग्रेजुएशन लेवल्स पे हमारा जो है मल्टीपल इंटीग्रल्स ना हो। तो इस टॉपिक की हम लोग बात करने जा रहे हैं, मल्टीपल इंटीग्रल्स की। तो पहले देखते हैं मल्टीपल इंटीग्रल्स क्या है, इसके बारे में बात कर लें। एक्चुअल में जो मेरा मल्टीपल इंटीग्रल्स है ये मल्टीपल इंटीग्रल्स, इसमें जो चीज आती है वो ये है डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, एंड साथ साथ में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसका नाम है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये मल्टीपल इंटीग्रल्स क्या है, थोड़ा इसके बारे में हम लोग बात कर लें। और बेसिकली इस मल्टीपल इंटीग्रल्स में हम लोग डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल्स को ही मिल करके हम लोग जो है उसे मल्टीपल इंटीग्रल कहते हैं। हमने स्कूल स्तर पे इस टाइप का इंटीग्रेशन सीखा है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये डिफरेंट इंटीग्रल की बात काफी इस पे वर्क हुआ है स्कूल स्तर पे 11th-12th में। और इसके एप्लीकेशंस के बारे में भी बताया गया है। और जनरली इसके बहुत सारे एप्लीकेशन, बट एक एप्लीकेशंस की वहाँ बात होती है स्कूल स्तर पे कि इससे हम लोग जो है किसी कर्व की एरिया निकालते हैं जो ए और बी के बीच में बाउंडेड है, यानी वो रीजन, वो एरिया जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और इनके बीच में जो बाउंडेड है उसके बीच की हम एरिया निकालते हैं। तो ये डिफरेंट इंटीग्रल की एक वहाँ प्रॉपर्टीज, एक एप्लीकेशन की बात आती है। तो पहले हम लोग डिफाइन करेंगे कि डबल इंटीग्रल क्या है तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। व्हाट इज द डबल इंटीग्रल। इस डबल इंटीग्रल से भी हम लोग एरिया निकालते हैं, वॉल्यूम भी निकालते हैं, सरफेस भी निकालते हैं। तो पहले डिफाइन करते हैं व्हाट इज द डबल इंटीग्रल। और डबल इंटीग्रल हम किस सेंस में यूज करते हैं। ये जनरली जो यूज होता है इसको हम लोग लाइन इंटीग्रल भी कहते हैं, सिंगल इंटीग्रल भी है। दिस इज आल्सो नोन एज द लाइन इंटीग्रल, क्योंकि ये वन वेरिएबल पे वर्क करता है इन द 2 डायमेंशंस। और जो डबल इंटीग्रेशन है बेसिकली हमारा 3 डायमेंशंस में वर्क करता है। अच्छा, ऐसा नहीं कि 3 डायमेंशंस की ही बात है, 2 डायमेंशंस में भी हो सकता है। तो हम लोग फर्दर वे कुछ बात करेंगे लास्ट में कि जो डबल इंटीग्रेशन है उसकी मीनिंग नहीं है कि वो 3 डायमेंशंस की बात है। बाकी अगर 3D है, 3 डायमेंशनल स्पेस की है, तभी वो डबल इंटीग्रल का कंसेप्ट आता नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। डबल हम लोग 2D में एरिया में भी हम लोग डबल इंटीग्रेशंस का यूज करते हैं। यूं कहें कि जैसे हम लोग इसके एप्लीकेशन से, लाइन इंटीग्रल के एप्लीकेशन से एरिया निकालते हैं, उसी तरीके का हम डबल इंटीग्रेशन के कंसेप्ट से भी एरिया निकाल सकते हैं। तो बहरहाल नाउ फर्स्ट डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ द डबल इंटीग्रल। चलते हैं डबल इंटीग्रल की एनालिसिस करते हैं। लेट f of x y be a function of two independent variables x and y which is two independent variable x and y and f of x y is continuous in its domain of definition। पहले इस बात को हम क्लियर करते हैं, जो लाइन लिखे क्या मीनिंग है कि लेट f of x y be functions of two independent variables x and y, राइट। लेकिन जब हम लोग यहाँ बात लिखते हैं, मीनिंग जब ये है कि जब हम लाइन इंटीग्रल्स की बात करते हैं, जब मैं इसकी बात करता हूँ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स की, तो यहाँ सिंगल वेरिएबल होता है ना, y इज द फंक्शन ऑफ एक्स। और यहाँ क्या है, यहाँ x हमारा जो है वो
इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। और इंटायर तो जो स्कूल स्तर पे डिफिट इंटीग्रल का यूज इस टाइप का होता है, वहाँ x इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और y डिपेंडेंट वेरिएबल्स है। अब यहाँ इंटायर हम डबल इंटीग्रेशंस में किस कंसेप्ट का यूज करेंगे, यहाँ जो है x एंड y बोथ आर व्हाट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो इसकी मीनिंग ये हो गई कि ये जो चीज वर्क हो रहा है ना वो इस टाइप पे वर्क हो रहा है, z इज द फंक्शन ऑफ x y, ये बात होगी, ऐसा है बराबर। ठीक है, ये ऑफ एक्स वाई जो है कोई भी फंक्शन है एक्स एंड वाई का जहाँ एक्स वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अच्छा, इन इट्स ए डोमेन, डोमेन ऑफ डिफिनेशन, मतलब कि फंक्शंस जहां जहां डिफाइंड है वो उसका हमारा डोमेन है। लेट ए बी द रीजन इन विच f of x y is defined, मतलब ये कोई भी रीजन है जहां ये फंक्शन हमारा डिफाइंड है, बस डिफाइंड मीनिंग दिस इज द कंटीन्यूअस काम। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद ये करते हैं डिवाइड द रीजन, रीजन ए इन आर सब रीजन्स A1, A2 and so on, n कर दे, n सब रीजन्स A1, A2, AR and so on A, हैविंग एरिया, ये जो रीजन है इसकी एरिया है डेल्टा A1, डेल्टा A2 and so on डेल्टा AR and so on डेल्टा A। मीनिंग क्या है कि हमारे पास ये जो रीजन ए है जहां पर फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई डिफाइंड है, इस रीजन्स को हमने छोटे छोटे सब रीजन्स A1, A2 एंड so on AN में बांटा है। और उस रीजन्स की जो एरिया है, मतलब कि A1 जो रीजन है उसकी एरिया डेल्टा 1 है, A2 जो एरिया है उसकी A2 जो रीजन है उसकी एरिया डेल्टा 2 है, N जो मेरा रीजन है उसकी एरिया डेल्टा N है। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारा ये कोई रीजन है, दिस इज द रीजन हियर, दिस ये कोई रीजन है ये, अब इस रीजन को हमने छोटे छोटे एरिया में डिवाइड किया है, ये डिवाइड किया है ऐसा, ये डिवाइड। अच्छा, यहाँ लिसनर गलती नहीं समझ बैठेंगे कि हमने एक लाइन ली है, नहीं, दिस इज नॉट नीड नॉट बी ए लाइन। हमने बस इस रीजन्स को छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड किया है, और वो डिवीजन जो है किसी तरीके से भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि दिस इज ए लाइन हियर, नॉट दिस इज नॉट ए लाइन, दिस इज ए कर्व, ये कर्व है हमारा। अब ये जो हमने सब रीजन्स में इसको डिवाइड किया है, जैसे हम कोई नाम दे दें इसका, जैसे हमने इसका A1 कह दिया, A2 कह दिया, A3 कह दिया, और ऐसे जनरल ये हमारा AR, दिस AR, ये जो रीजन जो बना है दिस रीजन इज AR, और इसके अंदर, इस रीजन के अंदर कोई भी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x और y है, दिस, और इसकी जो एरिया निकली है हमने लिखा है, कंसीडर किया है एरिया, इस रीजन्स की एरिया डेल्टा AR, दिस। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई क्या है? एक बार और थोड़ा हम उसको रिवाइज कर लें। हमारे पास कोई फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई, दो वेरिएबल्स का x एंड y, एंड x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब उस फंक्शन, ये रीजन है, उस फंक्शंस में, फंक्शंस के डोमेन में, मतलब फंक्शन जहां जहां डिफाइंड हो वहां की बात नहीं है, फंक्शन मतलब ये वो रीजन है, फंक्शंस जहां पे डिफाइंड है, जिस डोमेन में डिफाइंड है, यानी फंक्शंस का जो डोमेन है वहां पे कोई रीजन है, राइट, ये बात हो गई, यानी ये रीजन फंक्शन के डोमेन में कहीं है। अब हमने क्या किया है कि इस रीजन ए को छोटे छोटे सब डिवीजनों में, सब रीजनों में हमने डिवाइड किया है। एन हमारे पास जो है ये सब रीजन्स है, उनमें से हमने एक जनरल जो है रीजन कंसीडर किया, सब रीजन्स ये AR, और इसके अंदर कोई पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट x और y है, और इसकी एरिया जो है डेल्टा R है। अब हम यहाँ एक चीज डिफाइन करने जा रहे हैं, लेट अस डिफाइन SN इज इक्वल टू f of x1 y1 डेल्टा A1 प्लस f of x2 y2 इंटू डेल्टा A2 प्लस एंड so on, लास्ट में हमारे क्या है n है,
तो एफ ऑफ एक्स एन वाई एन डेल्टा ए, इसी को अगर हम समेशन में यूज करना चाहें तो ऐसे लिखेंगे समेशन आर वेरी फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ एक्स आर वाई आर डेल्टा ए, दिस इज द एसएन। हमने डिफाइन किया है एसएन मीनिंग क्या है, एफ ऑफ x1 y1, जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई है उसकी वैल्यू x1 y1 तो उसकी वैल्यू है। अच्छा डेल्टा a1 क्या है कि a1 जो है रीजन है उसकी एरिया है, यानी इस एरिया का मल्टीप्लिकेशन यहाँ किया गया है। दिस इज द फंक्शन, दिस इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई एट x1 y1। ये क्या है एफ ऑफ x2 y2 क्या, व्हाट इज द दिस इज द एफ ऑफ x2 y2, मीनिंग क्या है कि दिस इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई एट पॉइंट x2 y2। और डेल्टा a2 क्या है, a2 हमारा जो रीजन है उसकी एरिया है, मतलब कि फंक्शन की इस पॉइंट पे वैल्यू और एरिया का मल्टीप्लिकेशन है। और हमने n ऐसे सब रीजन्स को बांटे हैं और उनको हमने सबका सम किया हुआ है, दिस ये बात है मेरी, यानी जो एसएन हमारा डिफाइंड है वो ऐसा है दिस। अब यहाँ मेन बात शुरू होने जा रही है। मेन बात ये है कि इफ दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स, इफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी summation r vary from 1 to n f of x r y r into delta a r, this exist, अगर ये एग्जिस्ट कर जाए मीनिंग ये जो वैल्यू हमने निकाली है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, दिस इज द एग्जिस्ट। एग्जिस्ट की मीनिंग मतलब हो गया कि फाइनाइट एंड यूनिक। अगर ये फाइनाइट एंड यूनिक हो जाए तो इसी लिमिट को हम लोग द डबल इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई ओवर द रीजन ए कहा जाता है। क्या मतलब हुआ, एक बार और थोड़ा उस चीज को क्लियर कर दें, अगेन एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं। हमारे पास कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, टू वेरिएबल्स का, और वो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। फंक्शंस जहां पे डिफाइंड मतलब डोमेन्स में, फंक्शंस के डोमेन में हमारा कोई रीजन है, राइट। अब इस रीजन्स को हमने तमाम सब रीजनों में बांटा है, हमने कंसीडर कर लिया, हमने यानी सब रीजन्स में बांटा है, और इन सब रीजन्स की एरिया डेल्टा a1 डेल्टा a2 एंड आर सो ऑन डेल्टा an है। अब हमने क्या किया, हमने एसएन एक nth सम डिफाइन किया, और ये सम कैसा डिफाइन किया है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इनटू डेल्टा a1, दिस इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इनटू डेल्टा a2 एंड आर सो ऑन वैल्यू ऑफ द फंक्शन इनटू डेल्टा an, इनका मैंने सम किया है। इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इस लिमिट को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग डबल इंटीग्रेशन कहते हैं। मीनिंग क्या हो गई, अच्छा इसको साथ साथ जो लिसनर बहुत सीरियसली वॉच कर रहे हैं इसको नोट कर लें, मैं थोड़ा इसको डिलीट कर दूं, मैं इतने में बात थोड़ी यहाँ लिख दूं अपनी, क्या है वो मेन चीज। इफ लिमिट एग्जिस्ट देन क्या कहते हैं, देन इसी लिमिट को समेशन आर वेरी फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ एक्स आर वाई आर डेल्टा ई आर इज कॉल्ड, इसी को कहा जाता है डबल इंटीग्रेशन ऑफ, किसका है भाई, एफ ऑफ एक्स वाई ओवर रीजन ए। ये मैथमेटिक्स में कहने का एक तरीका है कि इस लिमिट को ही हम लोग डबल इंटीग्रेशन कहते हैं। अच्छा अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दिस इज डिनोटेड बाय ये डबल इंटीग्रेशन, राइट। ये मेरा मल्टीपल इंटीग्रल हो गया, जैसे दो इंटीग्रेशन साइन का मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो दिस इज द मल्टीपल इंटीग्रल्स, और दो इंटीग्रल है डबल इंटीग्रल। यहाँ रीजन ये हो गया, ये एफ ऑफ एक्स वाई हो गया, अब यहाँ मेरा डी हो गया दिस। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो इस लिमिट की जो भी वैल्यू आएगी उसी को हम लोग डबल इंटीग्रेशन कहते हैं, मतलब कि डबल इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई ओवर द रीजन की। तो ये तो बात हो गई हमारी डिफिनेशन की, बट मेन हमारा क्वेश्चन अभी बचा है। मेन क्वेश्चन ये है कि इस डबल इंटीग्रेशन को हम कैसे अप्लाई करते हैं ना, हाउ कैन यू अप्लाई टू दिस डबल इंटीग्रेशन। जैसे हमने स्कूल स्तर से सीख के आए हुए हैं, सीख लिए हैं कि किसी फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, उसके बाद जो अपर लिमिट और जो लोअर लिमिट है कैसे लिखते हैं, कैसे वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ हम अब कैसे एप्लीकेशन पार्ट पे कैसे वर्क करेंगे,
तो इसको डबल इंटीग्रेशंस को इजी करने के लिए अक्सर देखने में आता है कि स्टूडेंट डबल इंटीग्रेशंस पढ़ लेता है, बट कहीं न कहीं उसका कंफ्यूजन बना रहता है। तो वो कंफ्यूजन न बना रहे, हमने पूरे डबल इंटीग्रेशंस को 2 केस में ब्रेक कर दिया है और बारी बारी से हम एक एक केस की एनालिसिस यहाँ करने जा रहे हैं। अगर कोई लिसनर इस वीडियो लेक्चर्स को बड़ा सीरियसली वॉच कर रहा है तो बिल्कुल ये बात 100% मैं कह सकता हूँ कि फिर उसको डबल इंटीग्रेशंस में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब वो क्वेश्चन चाहे एकेडमिक स्तर का हो या कॉम्पिटिशन लेवल का हो, उसको लगाने में बहुत ही सहूलियत हो जाएगी। तो उसके लिए हमने यहाँ 2 केस का जो है एनालिसिस की है। यहाँ 2 केसों में हमने या यूं के हमने 2 टाइप में उसको बांटा है पूरे डबल इंटीग्रेशंस को। ये जो डबल इंटीग्रेशन है हमने इनको 2 केस में बांटा है। एक केस फर्स्ट है और एक मेरा केस जो है सेकंड है। केस फर्स्ट में क्या है कि जब हमारी लिमिट जो है वो कांस्टेंट, मतलब कि जैसे हमने ये लिखा दिस डी, अब यहां डबल इंटीग्रेशन लगा हुआ है तो पहले इंटीग्रेशंस की भी लिमिट होगी, दूसरे इंटीग्रेशंस की भी लिमिट होगी। तो इसको हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, हाउ कैन यू इवैल्यूएट दिस प्रॉब्लम, उसकी मैं बात यहाँ करने जा रहा हूँ। हमने क्या किया है कि इस डबल इंटीग्रेशंस को 2 केस में ब्रेक कर दिया है। पहला केस क्या है, दूसरा केस क्या है, इसकी हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। अगर पहला केस आपको क्लियर हो गया तो फिर सेकेंड केस इसका एक्सटेंडेड है, वो समझने में इजी हो जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं क्या है, कैसे है। हम मतलब प्रैक्टिकल पार्ट पे वर्क करने जा रहे हैं कि हमारा जो रीजन ये था, रीजन ये कुछ भी हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब इस रीजन ए को क्या करिए ना, डिवाइड करिए बाय मींस ऑफ द पैरेलल लाइंस टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मीनिंग क्या है कि इस पूरे रीजन को एक्स एक्सिस के पैरेलल मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन से डिवाइड करिए, ऐसे करिए। दिस ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से हम डिवाइड कर दे रहे हैं। और एक वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन मतलब पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ वाई। तो अभी जो रीजन जो टूटेगा ना वो रेक्टेंगल हो जाएगा, रेक्टेंगुलर हो जाएगा। अब यह क्या है कि हमने कोई रेक्टेंगल ले लिया, ये दिस, और इस रेक्टेंगल का जो ये लेंथ है, दिस लेंथ ये dx है और जो विड्थ है वो dy है। तो जो इसकी एरिया होगी, एरिया हमारी dx dy हो जाएगी। दिस इज द एरिया dx dy। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, if this region A divide by means of the parallel lines and these lines are parallel to the coordinate axis, then हम इस रीजन्स को, इस डबल इंटीग्रल को यूं लिखते हैं, इस dA को लिखा जाता है दिस रीजन ए एफ ऑफ एक्स वाई, बस यहाँ dx dy ये हो जाता है। अब मुझे जो कुछ एप्लीकेशन पार्ट वर्क करने हैं वो इस पार्ट पे वर्क करने, क्वेश्चंस इस टाइप के रहेंगे, जो भी रहेंगे इस टाइप पे हमें वर्क करना है। ये जो एरिया है हमारी, दिस एरिया dx इंटू dy। अब dx इंटू dy का कॉन्सेप्ट कैसे आया, बाय दिस फिगर, इट इज क्लियर हियर। अब हम लोग केस जो फर्स्ट है कैसे वर्क करेंगे उस चीज को मैं यहाँ बात करने जा रहा हूँ। केस फर्स्ट में ये होगा कि जो लिमिट है, जो रीजन ए है वो कैसा होगा, यानी जो डबल इंटीग्रल का जो मेरा क्वेश्चंस बनता है वो 2 केस में हमने इसको जो ब्रेक किया। तो केस फर्स्ट में क्या आएगा देख लेते हैं। केस फर्स्ट, लेट रीजन ए इज बाउंडेड बाई ए लेस देन आर इक्वल टू एक्स, लेस देन आर इज इक्वल टू बी, एंड सी लेस देन आर इज इक्वल टू वाई, लेस देन आर इज इक्वल टू। और इसी को केस फर्स्ट का हम जो नाम देते हैं, मैं जो नामकरण संस्कार करता हूं उसको मैं कांस्टेंट लिमिट्स कहता हूं। दिस इज द कांस्टेंट लिमिट्स। कहने का मतलब क्या है, केस फर्स्ट में हम डबल इंटीग्रेशन उसकी एनालिसिस यहाँ करने वाले हैं, या मैंने उनका नामकरण संस्कार किया है केस फर्स्ट का
जहाँ जो लिमिट्स है मतलब एक्स एंड वाई जो रीजन है जो बाउंडेड होने जा रहा है, जब मैं लिमिट्स लिखूंगा लोअर लिमिट या अपर लिमिट या जो डी एक्स डी वाई जो कंसेप्ट है, जैसे हमने ये लिखा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो यहाँ जो लिमिट चलती है वो एक्स की चलती है, जो ए टू बी आप लिखते हैं उसकी मीनिंग है, यानी ये जो आप लिखते रहे हैं ना, इस लिखने का मतलब है कि एक्स का जो वेरिएशन है ए टू बी है। दिस इज द कंसेप्ट अबाउट दिस। अगर भूल गया है तो इस चीज को आप याद रख लें। तो यहाँ ए एंड बी लिमिट्स है, ए को हम लोग लोअर लिमिट्स कहते हैं और बी को हम लोग अपर लिमिट्स कहते हैं। तो हमारा जो केस फर्स्ट है ना, वो कांस्टेंट लिमिट्स का मतलब क्या है कि एक्स का जो वेरिएशन है उसकी वैल्यू कांस्टेंट है और वाई का जो वेरिएशन है वो भी कांस्टेंट है। मतलब कुछ यूं हो गया, अगर मैं इसके थोड़ा ग्राफ की मैं बात कर दूं तो एक्स ए है तो कहीं यहाँ वहाँ कहीं भी हो सकता है। दिस इज द एक्स ए, दिस इज द एक्स बी। अच्छा वाई ए सी है, ये कुछ भी, ये वाई सी हो गया, ये मेरा वाई डी हो गया। दिस इज द रीजन। जब कुछ जरूरी नहीं है भी यहाँ भी हो सकता है, अभी कहीं भी हो सकता है, बट दिस इज द रीजन। हम ऐसे केस के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, देखिए, हाउ कैन यू इवेल्युएट द डबल इंटीग्रल। जैसे ये मेरा हो गया ए ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, लिखेंगे कैसे। ये रीजन मेरा वही है, दिस रीजन, और ये रीजन बाउंडेड कैसे है, एक्स जो है ए से बी तक वेरी करता है और वाई सी टू डी वेरी करता है। तब यहाँ हो गया ए टू बी और यहाँ हो गया सी टू डी, दिस, और ये एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स। अच्छा एक बात और जो देखने में बड़ा कंफ्यूजन आता है स्टूडेंट को, जैसे हमने ये लिखा तो इसके लिखने की मीनिंग क्या है, या पहले यूं बता दें, पहले हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। कैलकुलेट आप यूं करेंगे, जैसे यहाँ dx लिखा है तो जनरली जो कुछ आथर्स हैं वो इसको ऐसे लेते हैं, जिस पहले आपने dx लिखा है तो a टू b जो लिमिट है वो x की है, मतलब x वेरी फ्रॉम a टू b है। बाद में अगर dy लिखा है तो मतलब सेकेंड जो इंटीग्रेशन, जैसे यहाँ सेकेंड dy लिखा है तो फर्स्ट इंटीग्रेशन है, उसके बाद सेकेंड इंटीग्रेशन है। अब dy अगर दूसरे जगह लिखा गया है तो फिर y वेरी फ्रॉम c टू d है, ये है। कुछ आथर्स ऐसे ना उल्टा लेके चलते हैं, रिवर्स, मतलब कि a टू b जो है ना y की लिमिट और c टू d जो है x की लिमिट है, बट यहाँ हमने 12 इस चीज को लिख दिया हुआ है, दिस इज द। तो मैं क्या करूंगा, अभी उसके बारे में बात यहाँ करने वाला हूँ। तो जनरली एक स्टूडेंट को कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि सर ये हम किसकी लिमिट लेंगे, x की लिखेंगे कि y की लिखेंगे, बट अभी मैं उसकी यहाँ बात करने वाला हूँ ताकि वो कंफ्यूजन दूर हो जाए। अब इसका हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहाँ a टू b हमने ले लिया, दिस ऐसे जो पहला इंटीग्रल इसको ऐसे आप यूं लिखिए, उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट बना लीजिए प्यारा सा एक, उसके बाद ये इंटीग्रेशन सी टू डी लाइए, फंक्शन लिखिए, इनके अंदर करिए। अच्छा हमने सी टू डी किसको लिया है, वाई का है तो यहाँ डी वाई दिस। अभी इनको ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, अब ये डी एक्स लिखिए। अब कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, इस फंक्शंस को आप इंटीग्रेट करेंगे, जो फंक्शंस गिवन है, इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ट्रीटिंग एज एक्स एज कांस्टेंट। मतलब कि अगर एफ ऑफ एक्स वाई में वाई प्रेजेंट है, सॉरी, ट्रीटिंग एक्स एज कांस्टेंट, आप इस फंक्शंस को y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट, यानी अगर x वहां प्रेजेंट है तो x को कांस्टेंट जैसा हम ट्रीट करेंगे। और आप जानते हैं कि कांस्टेंट है तो उसका इंटीग्रेशन जीरो नहीं होता है, जिसके रिस्पेक्ट में करने जाते हैं वो क्वांटिटी आ जाती है। जैसे y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y आ जाएगा, u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो u आ जाएगा, बहरहाल जो भी वहाँ वेरिएबल होगा वो आ जाता है। कहने की हमारी मीनिंग क्या है कि ये जो इंटीग्रेशन dy में लिखता हूँ ना, ये y आ जाता है, प्लस सम कांस्टेंट c का भी है, लेकिन बट डिफिट इंटीग्रल में कांस्टेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। ठीक, ये इसकी मीनिंग। अब इसके बाद ये जो वैल्यू आएगी, जो भी आप y की लिमिट c टू d लिखेंगे तो फिर वहां से y हट जाएगा, दिस इज द प्योरली फंक्शन ऑफ x। अब उसका इंटीग्रेशन आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे, एक बात ये हो गई। तो ये हम इसको फर्स्ट ले लेते हैं, इनका नामकरण संस्कार में फर्स्ट कर दूं, और इसी को यूं भी लिखा जाता है, देखिए अभी मैं इस चीज को प्रूफ भी करने वाला हूँ। ये जैसे आपने a टू b और ये c टू d लिखा, एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, तो इसको यूं भी लिखते हैं। अब यहाँ सी टू डी मैंने बाहर खींच लिया, अब ये कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, एफ ऑफ एक्स वाई, और कर्ली ब्रैकेट जो लगा उसके बाद इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन भी कर दिया। अच्छा सी टू डी खींच लिए हैं बाहर, तो बचा क्या ए टू बी, तो ए टू बी हो गया। अब यहाँ हमारा जो है, अच्छा ए टू बी जो वेरिएशन है वो एक्स का है तो दिस इज द डी एक्स, और बाद में हमारा ए डी वाई। अब यहाँ क्या करेंगे, इस चीज को समझ लें। यहाँ हमने dx लिखा, दिस इज द dx।
मतलब यहाँ जो एफ ऑफ एक्स वाई का जो इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ट्रीटिंग वाई एज कांस्टेंट, यहाँ जो वाई का रिप्रेजेंट होगा तो वाई का इंटीग्रेशन नहीं होगा, एक्स के क्वांटिटी का ही इंटीग्रेशन होगा ट्रीटिंग वाई एज कांस्टेंट। उसके बाद ए टू बी लिमिट लिखेंगे एक्स की जगह, उसके बाद टोटली फंक्शन ऑफ वाई हो जाएगा और बाद में हम लोग वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब इसका नामकरण संस्कार में तो दे रहा हूँ। और एक चीज मैं बता दूं, यहाँ ये दोनों इक्वल होते हैं, बट किसी केस में नहीं भी होते हैं तो वो बात फर्दर अवे है, वो यहाँ मेरा टॉपिक इशू नहीं है वो। बट मेरा यहाँ जो बात होगी कि ये दोनों इंटीग्रल इक्वल होंगे। यहाँ ये मैटर नहीं करेगा कि हम पहली बार यहाँ पहले क्या, पहले हम वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं और यहाँ पहला इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ ये मैटर नहीं, आर्डर का मैटर यहाँ माने नहीं रखता है कि आप पहले वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं। हाँ, उसकी लिमिट वही रहनी चाहिए। जैसे यहाँ हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो a टू b कोई नहीं लिखेगा, ये गलती नहीं करेगा। अगर कोई ये स्टूडेंट गलती कर जाता है तो जो आर्डर की जो चीज है ना, जैसे वो रीजन, वो बाई कंसेप्ट गलती करता है ना, क्योंकि y का वेरिएशन c टू d है, तो जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो लिमिट c टू d ही लिखेंगे जहां भी कहीं होगा। जैसे यहाँ देखिए c टू d है ना, बाहर किया तो यहाँ बाहर dy हो गया हमारा, a टू b x के लिए लिमिट है तो फिर x के इंटीग्रेशन के साथ आएगा। मतलब ये नहीं बदलना चाहिए, ये लिमिट जिस वेरिएबल का है उस वेरिएबल के साथ ही लगी रहनी चाहिए। तो हम पहले x के रिस्पेक्ट में करते हैं, पहले y के रिस्पेक्ट में करते हैं, दोनों वैल्यू सेम आती है। बहरहाल अभी हम एक कुछ क्वेश्चन से पिकअप करते हैं, इस चीज़ को मैं यहाँ प्रूव करूँगा, दिखाऊंगा कैसे उस चीज़ को अप्लाई करेंगे। तो ये मेरी केस फर्स्ट की बात है। उसके बाद हमारा केस सेकेंड आएगा, तो केस सेकेंड को हम लोग फर्दर अभी डिस्कस करेंगे। तो पहले भी हम केस फर्स्ट में कुछ क्वेश्चन को पिकअप कर लें। ताकि समझने में आसानी हो। तो चलते हैं केस फर्स्ट पे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस को मैं पिकअप करता हूँ। उसके बाद हम केस सेकेंड की एनालिसिस करेंगे। अगर केस फर्स्ट आप कायदे से समझ लेंगे, और मुझे उम्मीद है कि जब हम एप्लीकेशन पार्ट में आएंगे तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इस वीडियो लेक्चर्स को आप सीरियसली वॉच कर रहे हैं और साथ साथ नोट बना रहे हैं तो डेफिनेटली यू हैव नो एनी प्रॉब्लम टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ द क्वेश्चंस इन मल्टीपल इंटीग्रल। चलते क्वेश्चन एक लेते हैं। अब क्वेश्चंस हम यहाँ ये ले लें, सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा 0 to a 0 to b x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy। और एक क्वेश्चन सेकेंड हमने लिखा 0 to π/2 और यहाँ π/2 to पाई cos ऑफ x प्लस वाई dx dy। दो क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, बारी बारी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट की बात करते हैं। अच्छा, एक बात हम यहाँ और कर दें कि जैसे सम कुछ आथर यूं है ना, जैसे अभी हमने कहा कि ये जैसे लिखते हैं एफ ऑफ एक्स वाई dx dy, तो जो पहला इंटीग्रेशन है वो पहले क्या है एक्स का, राइट। उसके बाद यहाँ y है तो y का होता है। लेकिन अब हम यहाँ क्या करेंगे, क्वेश्चंस लगाने के दौरान ये सब लफड़े नहीं करते हैं, हम लोग लिमिट लिखेंगे ऑलवेज। और जनरली जो आप क्वेश्चंस देखेंगे, जो अच्छे जो पेपर सेटर हैं वो ऑलरेडी वो उसको लफड़े को दूर कर देते हैं। जैसे यहाँ अगर लिखा है तो इसकी मीनिंग ये है, अगर ऐसे कहीं लिखा है तो हम जो चीज़ लेके चलते हैं वो ये है जो समझा जाता है। जनरली जो कॉमन चीज़ें तो ज़्यादा लोग यूज करते हैं, पहले dx है तो x है, यानी x वेरी फ्रॉम 0 to a। उसके बाद y है तो फिर सेकेंड जो इंटीग्रेशन है उसकी लिमिट y वेरी फ्रॉम 0 to a। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं। देखिए x 0 to a है, y 0 to b है, f ऑफ x y की जगह जो फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है dx dy है। तो पहले क्या करें ना कि अंदर वाली लिमिट जो जनरली एक आदत बना लीजिए आप कि जो अंदर वाली जो चीज रहेगी, केस फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ, सेकंड की नहीं। केस फर्स्ट में जो ये जो अंदर वाला जो इंटीग्रेशन है उसको पहले आप सॉल्व करिए। कांस्टेंट लिमिट है, देखिए 0 है, b है, दिस इज द कांस्टेंट ही। अच्छा, ये y वेरिएशन में है तो y लाएंगे, कैसे खींचेंगे हम, जो भी हमने केस वहाँ जो सेकेंड इक्वेशन से लिखा था वो ऐसे करेंगे। ये 0 to a x का मैंने बाहर खींच लिया ये, अब ये मजूरा ब्रैकेट बनाया, y की लिमिट लिखी, फंक्शन लिखा,
अच्छा चूंकि y लिखा है तो यहाँ dy हो जाएगा और बाहर क्या जाएगा पता होगा, तो dx जाएगा। अब इंटीग्रेट कर दीजिए x और x लिखते रहिए, आदत बना लीजिए लिखने की, जो सा वेरिएशन है x वेरी फ्रॉम 0 to a। अच्छा अब इसका इंटीग्रेशन होना है, किसका इंटीग्रेशन होगा, दिस फंक्शन का, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो चलिए इंटीग्रेट करिए, देखिए क्या आता है। तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो y के रिस्पेक्ट में करना है, तो मीनिंग y वेरिएबल होगा, बाकी चीजें यहाँ कांस्टेंट होंगी, तो x स्क्वायर कांस्टेंट है, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू द y, x स्क्वायर y आएगा प्लस y स्क्वायर का सब लोग जानते हैं y क्यूब बाई 3 हो जाएगा। अब लिमिट हो गई y वेरी फ्रॉम 0 to b, ये उसके बाद हमारा यहाँ क्या बचा है, दिस इज द dx। अब इसकी वैल्यू ले लिया जाए, देखा जाए क्या वैल्यू आती है। ये हो गया x वेरी फ्रॉम 0 to a दिस। अब y की जगह हमें b लिखना है, तो फिर ये हो गया x स्क्वायर b प्लस b क्यूब बाई 3। अच्छा जब y की जगह 0 लिखेंगे तो दोनों जगह 0 हो जाएगा, तो मामला फिनिश हो जाएगा, यही बचेगा और यहाँ dx हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको x के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर दीजिए, चलिए करिए। अब तो x स्क्वायर का होगा x क्यूब बाई 3 इंटू बी प्लस बी क्यूब बाई 3 कांस्टेंट है। अच्छा x के रूप में इंटीग्रेशन होना है, तो फिर यहाँ क्या होगा बी क्यूब x बाई 3। अब यहाँ x वेरी फ्रॉम 0 to a। अच्छा साथ साथ लिमिट ऐसे लिखते रहेंगे, आदत बना लेंगे तो अच्छा रहेगा, गलती होने की संभावना कम हो जाएगी। अब पहले क्या करेंगे, x की जगह a लिखिए अपर लिमिट में, तो जब यहाँ x की जगह a लिखेंगे तो a क्यूब b बाई 3 प्लस यहाँ लिखेंगे तो b क्यूब a बाई 3। अच्छा अब x की जगह जब आप 0 लिखेंगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0, तो फाइनली सब चीज 0 हो जाएगा, तो यही बचेगा। अच्छा यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 और ए बी आप कॉमन कर लें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस वैल्यू आ गई हमारी। अच्छा हमने जो इनका इंटीग्रेशन किया है पहले y के रिस्पेक्ट में किया है, उसके बाद तब x में किया है। अब देखिए, चलिए इसका नामकरण संस्कार मैं स्टार कर दूं, राइट। अब दूसरे तरीके से भी ले लें, दूसरा इन द सेंस ये कि थोड़ा हम उसका आर्डर जो है इंटीग्रेशंस का वो चेंज करने जा रहे हैं, लिमिट चेंज करने जा रहे हैं, इधर का उधर करने जा रहे हैं, इधर का उधर मतलब कि इंटीग्रेशंस को इधर उधर करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ x 0 है तो a है, y वेरी फ्रॉम 0 to b है, फंक्शन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और यहाँ dx dy है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ मैंने पहले किसको बाहर खींच लिया था, एकदम दुनिया जहां से अलग कर दिया था, x को किया था, अब मैं y को कर दे रहा हूँ, पहले y कर दे, चेंज कर दे रहा हूँ मैं इंटीग्रेशन का आर्डर। चलिए y करिए, तो y की लिमिट क्या है 0 to b है, तो लिखना पड़ेगा y 0 to b। उसके बाद क्या बताया था, तुरंत कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए, चलिए लगा दिया। उसके बाद फंक्शन लिख देना है, अच्छा नहीं फंक्शन नहीं, इंटीग्रेशन लिखना है, इंटीग्रेशन लिखिए, किसके रिस्पेक्ट में करने जा रहा हूँ, x का, x की लिमिट हो गई 0 to a, फंक्शन आ गया दिस। अब यहाँ हो जाएगा x की लिमिट यहाँ लिखा अंदर, तो ये हो गया dx, उसके बाद मेरा dy हो जाएगा। अब ये हो गया y वेरी फ्रॉम 0 to b, चलिए कर दीजिए इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा। अच्छा एक चीज बात ध्यान देनी है, अगर इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x हो रहा है तो जो वेरिएशन होगा वो x का होगा, बाकी जो y होगा ट्रीटिंग एज ए कांस्टेंट। तो चलिए करिए, तो x स्क्वायर का होगा x क्यूब बाई 3 प्लस y स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो यहाँ y स्क्वायर x हो जाएगा और ये लिमिट हो गई x वेरी फ्रॉम 0 to a और यहाँ हो गया dy। तो चलिए निकाल लीजिए, तो ये हो गया y वेरी फ्रॉम 0 to b। अब यहाँ क्या करना है, y x की जगह लिखना है, तो x जगह जब a लिखेंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब बाई 3 प्लस y स्क्वायर a। अच्छा जब x की जगह मैं 0 लिखूंगा तो दोनों 0 हो जाएगा, इनकी कहानी जो अगर फिनिश हो जाएगी तो यही बचेंगे dx, सॉरी दिस इज द dy। अच्छा y के रिस्पेक्ट पे अब इनको इंटीग्रेट करिए, तो फिर जो भी कुछ होगा बाकी y के अलावा ट्रीट एज ए कांस्टेंट चीज, तो टोटली फंक्शन ऑफ द y ही हो गया। तो इंटीग्रेशन करिए, तो a क्यूब y बाई 3 प्लस यहाँ हो जाएगा y क्यूब बाई 3 इंटू ए, लिमिट हो गई हमारी 0 to b। अब लिमिट लिख दीजिए, देखिए क्या आता है, y की जगह लिखना है तो y ये साथ साथ लिखते रहिए, छोड़ना नहीं है इसे। y हमें पहले b लिखना है, तो b लिखेंगे तो a क्यूब b बाई 3 प्लस ये हो जाएगा b क्यूब a बाई 3। अब अगर हम इसको सॉल्व करें यहाँ ab
बाई 3 अगर मैं कॉमन कर लूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा दिस। अच्छा ये वही है जो ये है, अगर इनका नामकरण संस्कार हम डबल स्टार करें तो क्या मतलब हुआ। अभी हमने बात यहाँ दिखाई कि आप पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं या पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, डजंट मैटर, ये कोई मायने नहीं रखता है। बट ध्यान दें अगर आपने x के रिस्पेक्ट में पहला इंटीग्रेशन किया है तो लिमिट x की पिकअप करके वहां लाएंगे, जैसे हमने यहाँ लाया है। अच्छा अगर आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो पहले y वाली लिमिट का काम चलेगा। तो इस एग्जांपल से बात आपको क्लियर हो गई होगी कि पहले इंटीग्रेशन हम x के रिस्पेक्ट में करें या पहले y के रिस्पेक्ट में करें, दोनों का रिजल्ट एक ही है, नथिंग टू बी द डिफरेंस इन द रिजल्ट। वैल्यू सेम है, वैल्यू में कोई डिफरेंट नहीं है। हाँ एक केस फर्स्ट के लिए, दिस इज ऑलवेज कीप इन माइंड, ये केस फर्स्ट के लिए, केस सेकंड में चीज नहीं है। अगर दोनों लिमिट उसकी कांस्टेंट है तो फिर हम लोग इस कंडीशंस को, इस रिजल्ट्स को ऐसे अप्लाई करते हैं। अब ठीक ऐसे आप सेकंड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, लगाइए इसको, मुझे उम्मीद है आपको लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले x के रिस्पेक्ट में करिए, y के रिस्पेक्ट में करिए, उसको आप इजीली वे में टैकल कर सकते हैं, लगा सकते हैं। या अगर हम चलिए लगा ही दे रहे हैं, 2 मिनट की चीज है, इसको सॉल्व भी करना, क्योंकि देखिए भाई मैथमेटिक्स अगर पढ़नी है ना तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम खुद लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे समस्या बनी रहेगी। तो चलिए इसको ताबड़तोड़ सॉल्व कर दे रहे हैं। क्या है ये, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। 0 to π/2 लिखा है और π/2 to π लिखा है। अब यहाँ cos x प्लस y है, dx है, dy है। अच्छा पहले dx लिखा है तो फिर x का होगा, यहाँ y है तो फिर y का, वही हमने बताया। तो चलिए x पहले बाहर खींच लेते हैं, ब्रैकेट बन गया। अब यहाँ हो गया π/2 to π हो गया, ये cos x प्लस y। अच्छा y के लिए लिखे हैं तो y यहाँ लिखना है, y दिस छूट रहा था तो यहाँ dy हो जाएगा, उसके बाद यहाँ dx हो जाएगा। x वेरी फ्रॉम 0 to π/2। अब इनको इंटीग्रेट करिए, cos का साइन होता है सबको पता है, तो sin x प्लस y हो जाएगा। अब यहाँ पाई हो जाएगा और y इज इक्वल टू π/2 to π। अब यहाँ जो होगा वो dx हो जाएगा। चलिए वैल्यू लिख दीजिए, तो x वेरी फ्रॉम 0 to π/2 दिस। अच्छा साइन x प्लस वाई जब पाई लिखेंगे तो ये हो जाएगा, किसके जगह y की जगह लिखना है तो साइन पाई प्लस x हो गया, और माइनस साइन जब लोअर लिमिट लिखते हैं तो माइनस के साथ होता है, साइन π/2 प्लस x हो गया। अब ये फाइनली हमारा dx हो गया दिस। अब निकाल लिया जाए इसे, तो ये हो गया x वेरी फ्रॉम 0 to π/2, साइन पाई प्लस एक्स सबको पता है माइनस होता है कास एक्स, और साइन पाई प्लस थीटा जो होता है कास थीटा होता है, तो ये माइनस हो जाएगा अगेन कास एक्स। ये हो गया dx, ये हो जाएगा -2 x वेरी फ्रॉम 0 to π/2, ये हो गया कास एक्स dx। अच्छा सबको पता है कि कास एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन एक्स होता है, लिमिट आ गई 0 to π/2 एस दिस। अच्छा साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है और x 0 लिखेंगे, दिस इज कहानी फिनिश। तो फिर -2 × 1 मीनिंग -2, इसकी जो वैल्यू आएगी -2 आएगी। अच्छा आप आर्डर चेंज करके भी लगाइए, देखिए उसकी वैल्यू -2 आई या नहीं आ रही है, आप बिल्कुल करके देखिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो केस फर्स्ट रहा है, केस फर्स्ट को कैसे टैकल करना है इस वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, अगेन उसकी थ्योरी को हम डेवलप करेंगे, तो हम लोग नेक्स्ट केस सेकंड के बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।